हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये स्कूटर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मुझे आपको एक बात बतानी थी। कुछ दिन पहले की, ये मेरा स्कूटर मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो मैंने कहा पुराना हो गया है, क्यों ना इसको बेच के और एक नया स्कूटर ले लिया जाए। तो मैं एक सेकेंड हैंड टू व्हीलर डीलर के पास में गया और मैंने कहा भाई साहब मुझे ये स्कूटर बेचना है। और मैंने ये 60,000 में खरीदा था। मैं इनवॉइस लेके गया, मैंने कहा ये इनवॉइस है, ये मैंने 60,000 में खरीदा था। बोले ठीक है, पहले ये बताओ कि ये कब का मॉडल है और कितना चला हुआ है। तो मैंने कहा ये 5 साल पुराना मॉडल है, 5 साल पहले खरीदा था। बोला ठीक है, कितना चला है। मैंने कहा 40,000 किलोमीटर चला है। बोला ठीक है, हम आपको 20,000 रुपीज़ दे देंगे। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई साहब क्या बोल रहे हो, 60,000 में मैंने खरीदा था, तो ऐसा क्या हो गया। ये तो 60,000 का ही है ना, तो मैं तो 60,000 में ही बेचूंगा। तो वो हंसने लगे, बोले भाई साहब मजाक कर रहे हो आप। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया, 20,000 क्यों आप इसको खरीद रहे हो 20,000 में। तो बोला भाई साहब डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज होती है, सुना है आपने। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं तो पहली बार ये वर्ड सुना हूँ, आप बताओ मेरे को थोड़ा। बोला भाई साहब देखो, क्या होता है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, जैसे मशीनरी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फर्नीचर है ना, ये धीरे धीरे इनकी कीमत कम होती चली जाती है। और ये जो कीमत कम होती जा रही है ना, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। बोला हाँ, बैठो मैं बताता हूँ डिटेल में। बोला कि देखो क्या होता है कि कुछ कारण होते हैं जिस कारण से ये जो फिक्स एसेट हैं उनकी कीमत कम होती चली जाती है। मगर मैंने कहा क्यों कम होती है। बोला देखो मैं बताता हूं क्या कारण होते हैं। मैंने कहा बताइए। बोला सबसे पहला है वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट। मैंने कहा मतलब। बोला मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे। पहला मैंने आपसे पूछा कि ये कब का मॉडल है, और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि ये कितना चला हुआ है। तो जितना ज्यादा किसी फिक्स एसेट का इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन होगा, मतलब उतना उसकी कीमत में गिरावट आएगी। अगर यही आपने कहा होता कि आपका स्कूटर 80,000 किलोमीटर चला होता, तो हम आपको 20,000 रुपीज भी नहीं देते, हम आपको 10,000 रुपीज देते। क्योंकि जितना ज्यादा यूज हुआ है उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है। मैंने कहा अच्छा, और क्या कारण है। बोला जो मैंने आपसे पहला पहला सवाल पूछा, कब का मॉडल है, जितना पुराना होता उतनी हम आपको कम कीमत देते। अगर आप कहते ये 10 साल पुराना स्कूटर है तो हम आपको 8,000 देते। तो पासिंग ऑफ टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन बढ़ता जाता है। मैंने कहा ठीक ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है। तो बस ये दो ही कारण होते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई कारण होता है। बोला नहीं नहीं भाई साहब, और भी कारण होते हैं। मैंने कहा बताओ। बोला तीसरा है न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। मैंने कहा ये क्या बात हुई, नहीं समझ में आया। बोला आप बताओ कि आपको याद है कि पहले, आज से 10-12 साल पहले किस तरह के टीवी चला करते थे, घरों में किस तरह के टीवी हुआ करते थे। मैंने कहा हाँ, वो मोटे वाले टीवी हुआ करते थे, फैट टीवी हुआ करते थे। आजकल तो ये स्लिम ट्रिम टीवी आ गए हैं जो दीवार पे आप टांग सकते हो। बोला हाँ। तो ये जो इन्वेंशंस हैं और जो इनोवेशंस हैं, इसके कारण पुराने जो फिक्स एसेट हैं उनकी कीमत में एकदम से गिरावट हो जाती है। तो ये भी एक कारण है डेप्रिसिएशन का। तो जैसे ये स्लिम टीवी आने के बाद जो मोटे वाले टीवी हैं उनकी डिमांड में क्या कमी आ गई, और ये कमी आने के कारण डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा और भी कोई एग्जांपल है क्या। बोला हाँ बिल्कुल है। मान लो कि एक मशीनरी है, और उस मशीनरी में हम 1 घंटे में 100 यूनिट्स बना लेते हैं। कितने बना लेते हैं। मैंने कहा 100। हाँ। तो मान लो कि टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा इन्वेंशन होता है, इंप्रूवमेंट होता है, इनोवेशन होता है
जिससे अब एक मशीन में से 1 घंटे में 1000 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। पहले 100 यूनिट्स बनाए जा सकते थे, अब ऐसा कोई इन्वेंशन हो गया कि 1 घंटे में 1000 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये जो मशीनरी थी जिसमें से 100 यूनिट बनाए जा सकते थे, उसकी कीमत में एकदम से क्या आ जाएगा, गिरावट आ जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा और कोई कारण? बोला बिल्कुल, एक्सीडेंट। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो आपको और कम कीमत मिलेगी। जितना ज्यादा एक्सीडेंट होगा, जितने ज्यादा एक्सीडेंट, जितना सीवियर एक्सीडेंट होगा, उतनी कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी। हाँ, बराबर बात है। उसके बाद आता है लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन। ये क्या है लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन? बोला आपके नॉलेज में होगा कि हमारे देश में कुछ स्टेट्स में कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल पे बैन है। कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स जिसे लोग खाते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ सुना है मैंने, कुछ स्टेट्स में बैन है। बोला बिल्कुल सही। तो जो उनकी मशीनरीज हैं जिससे वो प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है और फिर पैक किया जाता है, उनकी कीमत में एकदम से क्या आ जाता है, गिरावट आ जाती है। क्योंकि एक डर होता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे स्टेट्स में भी बैन लग जाएगा। तो ऐसे लीगल रेस्ट्रिक्शंस के कारण भी कई बार कीमत में कमी आ जाती है। मैंने कहा गॉट इट, समझ में आ गया। और उसके बाद आखिरी पॉइंट है चेंज इन मार्केट डिमांड। समय के साथ साथ कई चीजों की डिमांड भी बदलती रहती है। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो एक क्या ट्रेंड था कि लोग जिनको कपड़े खरीदने हैं तो रेडीमेड नहीं खरीदते थे। क्या करते थे, जाते थे वहां पे कपड़ा लेके और स्टिच करवाते थे, है ना। मगर अभी देखो क्या हो गया, ट्रेंड एकदम से चेंज हो गया। मैंने खाली एक ये एग्जांपल दिया। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मार्केट डिमांड क्या होता है, चेंज होती रहती है। तो उनसे रिलेटेड जो फिक्स एसेट हैं उनकी कीमत में भी क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो ये कारण है हमारे जिनके कारण डेप्रिसिएशन होता है। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छे से आपने समझाया, मुझे समझ में आ गया, मगर क्या आप मुझे इसे अकाउंटिंग से कनेक्ट करके बता सकते हो क्या? बोला हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने कहा बताइए। बोला देखो क्या होता है कि जैसे आप किसी अपने एम्प्लॉय को आप सैलरी देते हैं। मैंने कहा हाँ बराबर सैलरी देते हैं। बोला आप सैलरी देते हो तो 1 महीने की सैलरी अगर दोगे तो कितने महीने काम करेगा? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, 1 महीने सैलरी देंगे तो 1 महीने काम करेगा। बोला आप यदि 1 साल सैलरी दोगे तो 1 साल काम करेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। बोला मगर मुझे ये बताओ कि यदि आप एक मशीनरी खरीद के आते हो 5 लाख रुपए दे के, तो क्या वो भी एक ही महीने काम करेगी? मैंने कहा नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो आप, मशीनरी हो गया, स्कूटर है, कार है, ये तो सालों साल चलती हैं, 5 साल 10 साल। बोला बिल्कुल सही। तो जिस प्रकार से हम जब सैलरी देते हैं और उस सैलरी का बेनिफिट हमको केवल 1 महीने मिलता है तो हम उसको तुरंत हमारा एक्सपेंस मान लेते हैं। मैंने कहा हाँ बराबर बात है, ये समझ में आ गया। बोला उसी प्रकार से जब कोई आप फिक्स एसेट खरीदते हैं, मान लो आपने मशीनरी खरीदी 5 लाख, तो क्या 5 लाख रुपए को आप एक्सपेंस में लिख देंगे क्या? मैंने कहा एक्सपेंस में मैं समझा नहीं आपकी बात। उन्होंने कहा कि देखो क्या है, मान लो कि आपने एक फैक्ट्री शुरू की और 5 लाख रुपए की आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है। मैंने कहा हाँ बराबर है। और आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। मान लो कि आपको पेन बनाने थे, तो पेन बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए, कुछ प्लास्टिक चाहिए, कुछ निब्स चाहिए, छोटी छोटी चीजें चाहिए। तो ये सब रॉ मटेरियल आपने खरीदा। मैंने कहा बराबर है। 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से पेन बनाए 20,000 रुपए और वेजेस सैलरी वगैरह दिया। मैंने कहा हाँ बराबर है। बोला 1,20,000 रुपए मान लो आपका टोटल एक्सपेंस हुआ, पेन बन के तैयार हो गए।
और ये 1,20,000 के पेन अब आप बेच देते हो 2 लाख रुपए में। अब आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया? मैंने कहा सिंपल सी बात है, 80,000 अर्न किया। बोला अच्छा बताओ कि ये जो मशीनरी है 5 लाख रुपए की, उसको एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहे हो? तो हाँ, उसे भी तो एक्सपेंस लिखना चाहिए। बोला नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो मशीनरी जो है वो केवल 1 साल के लिए नहीं है, वो तो आपने खरीदी है, वो 5 साल 10 साल तक काम में आएगी। तो 5 साल 10 साल में उसको हमें एक्सपेंस की तरह लिखना पड़ेगा। 1 साल में उसको पूरा एक्सपेंस नहीं लिख सकते हो। मैंने कहा नहीं समझ में आया भाई साहब, थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। बोला देखो मैं लिख के बताता हूं। बोला देखो, मान लो कि ये 5 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपए की मशीन 1 साल में क्या खत्म हो जाएगी? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई खत्म नहीं होगी, ये तो आगे चलेगी। कितने साल चलेगी? मैंने कहा मान लेते हैं कि ये अगले 10 साल तक चलेगी। बोला ठीक है। तो ये 5 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर है, ये 5 लाख रुपए जो आपने खर्च किए हैं, वो किसी 1 साल के लिए नहीं किए हैं, वो आपने 10 साल के लिए किए हैं। इसीलिए इसको हमें अगले 10 साल तक एज एन एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब नहीं समझ में आया, और अच्छे से बताइए। बोले देखो, ये 5 लाख रुपए आपका 1 साल का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि 10 साल का एक्सपेंस है। तो मैं डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि 1 साल का एक्सपेंस हम मान सकते हैं कि 50,000 होगा, दूसरे साल में भी एक्सपेंस 50,000 होगा, तीसरे साल में भी 50,000 होगा। ऐसे करते 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 10 साल तक 50,000 करने के बाद मशीनरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, अब समझ में आया। हम सैलरी जब देते हैं तो 1 महीने की सैलरी देते हैं और हम उसको एक्सपेंस में लिख देते हैं, मगर ये मशीनरी तो 10 साल का एक्सपेंस है, 1 साल का एक्सपेंस नहीं है। इसलिए हमें इसे 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बोला हाँ, इसे 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग की नजर से देखना है तो ऐसे देखना पड़ता है। मतलब आपने 5 लाख की मशीन खरीदी है ना, 1 साल बाद उसकी कीमत 50,000 रुपए हमने कम कर दी, तो कीमत हो जाती है 4,50,000। फिर हम क्या करते हैं, फिर से 50,000 कम कर देते हैं, फिर कीमत हो जाती है 4 लाख। फिर हम और कम कर देते हैं, ऐसे करते करते डेप्रिसिएशन होता चला जाएगा। वैसे ही ये स्कूटर है जो आप लेके आए हो मेरे पास, ये स्कूटर में भी इसी प्रकार का डेप्रिसिएशन होता है, धीरे 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 करते करते। मैंने कहा हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। बोला समझ में आ गया ना, तो सबसे पहले ये कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन जितने भी हैं उसको लिखो और उसके ऊपर थोड़ी जगह खाली छोड़ना। मैंने कहा किसके लिए? बोला ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन के लिए। अब ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन हमको समझ में आएगी। क्या लिखा है? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या? जो हमारा कॉस्ट है एसेट का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं कि पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, चौथे साल में इतना, पांचवें साल में इतना। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। गेटिंग? जैसे 1 लाख मशीन की कीमत है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं पहले साल में 20,000, दूसरे साल में भी 20,000, तीसरे साल में भी 20,000। ऐसा करते करते हम क्या करते जाएंगे, डेप्रिसिएशन करते जाएंगे। 5 साल के बाद मशीन की कीमत खत्म हो जाती है, मान लेते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है, उसको धीरे धीरे करते करते एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। पहले साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। और यहां पे बाकायदा हम क्या करते हैं, जब हमने फिक्स एसेट खरीदा था तो हमने लिखा था फिक्स एसेट टू कैश। मान लो मशीन खरीदी कितने की? 1 लाख रुपए की। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये फिक्स एसेट 1 लाख का था, तो हमने खरीदा था, 1 साल बाद कीमत उसकी 20,000 से कम हो गई। ये कम कैसे करेंगे? ये हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कि एक्सपेंस है टू फिक्स एसेट, कितना? 20,000।
ये हमने क्या किया, ये फिक्स एसेट 1 लाख था डेबिट साइड में, ये 20,000 क्रेडिट कर दिया, कीमत कम हो गई, और ये क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ये एक्सपेंस कहां जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हमारे काम में आएगा। क्या कैलकुलेट करने के काम में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हमारे काम में आने वाला है ये एक्सपेंस। तो इसी को हम कह रहे हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट टू द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। तो ये पीरियड ऑफ इट्स लाइफ का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ इट्स लाइफ का मतलब है हर एक एसेट की एक लाइफ होती है। ये स्कूटर की भी लाइफ है, स्कूटर की लाइफ है 10 साल 15 साल जो भी है, मशीनरी की भी एक लाइफ होती है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार मशीनरी खरीद ली आप फुर्सत हो गए हमेशा के लिए, नहीं, एक लाइफ है। तो वो लाइफ, जितनी भी लाइफ है, उस लाइफ में इसके कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझाया आपने, अब मैं नोट डाउन कर लेता हूं। बोला अभी आपको और भी कुछ समझना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ हाँ बताइए क्या समझा रहे हैं। बोला देखो एक और टर्म होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, ये आपने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बोला स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम है रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। मैंने कहा अच्छा क्या मतलब होता है इसका। बोला देखो क्या होता है, आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, 1 लाख रुपए की, इसकी लाइफ है जिसको हम कहते हैं यूजफुल लाइफ, ठीक है, मान लेते हैं इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, इसके बाद ये काम में नहीं आती है। मैंने कहा ठीक है। बोला ये 5 साल के बाद अब ये हमारे लिए क्या हो जाती है, हमारे लिए स्क्रैप हो जाएगी। स्क्रैप मतलब कबाड़, ठीक है ना, स्क्रैप का हिंदी अनुवाद है कबाड़। तो ये कबाड़ हो जाएगी, और इस कबाड़ की कितनी कीमत मिलेगी, मान लो ये 5,000 रुपए मिलेगी, इसी को हम कह रहे हैं स्क्रैप वैल्यू, या फिर इसको हम कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू, या हम इसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा हमेशा इसकी कुछ कीमत रहेगी। बोला नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसकी कीमत 0 हो जाए, कोई कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है, आपका फिक्स एसेट पूरी तरह से बेकार हो जाता है। मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर आपका ऐसा हो गया, उसमें दीमक लग गया, पूरा खराब हो गया, अब कोई फ्री में भी आपसे लेने को तैयार नहीं है, उसके भी पैसे मांग रहा है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि स्क्रैप वैल्यू कोई कीमत होनी चाहिए, तो हो सकता है स्क्रैप वैल्यू 0 हो, मगर स्क्रैप वैल्यू का मतलब मालूम होना चाहिए। स्क्रैप वैल्यू का मतलब यही है। ये एक मैं हटा देता हूं यहां से। इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के अंत में जो कीमत बच रही है उसी को हम कह रहे हैं स्क्रैप वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, है ना। ये पूछा जा सकता है ना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं बुक वैल्यू, या फिर उसको कहा जाता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ये क्या होता है, देखो क्या है कि आपने मशीन खरीदी 1 लाख की, ठीक है, और इस मशीन में हर साल डेप्रिसिएशन होता है 20,000 रुपए का, मतलब इसकी कीमत हर साल 20,000 से कम हो जाती है। तो ये मैंने 20,000 एक साल के अंत में कम कर दी, तो अब कीमत कितनी बची, 80,000। तो ये डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो अब कीमत बची है अभी, उसको हम कह रहे हैं बुक वैल्यू, या फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। मतलब ये क्या था, ये कॉस्ट है, और ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। मान लो अगले साल फिर से 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो अब कीमत कितनी बची, 60,000। तो अब बुक वैल्यू क्या हो जाती है, अब 2 साल के बाद 60,000 हो जाती है, हाँ या ना। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, ऑल्सो कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। इसको क्या क्या कहा जाता है, बुक वैल्यू भी कहा जाता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी कहा जाता है, रिटन डाउन वैल्यू भी कहा जाता है। आई बात समझ में। हाँ, अब हम बात करेंगे यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ हमने समझ लिया है कि हर एक एसेट की एक लाइफ होती है, और ये लाइफ
टाइम के हिसाब से भी हो सकती है या फिर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से भी हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? ये प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से भी हो सकती है और ईयर्स के हिसाब से भी हो सकती है। सर नहीं समझ में आया। देखो, मैं एक मशीनरी खरीदने जाता हूं और मैं कहता हूं भाई साहब ये मशीन कितने की? बोला 5 लाख की। मैंने कहा कितना समय चलेगी? बोला 5 साल चलेगी। तो ये 5 साल क्या हो गया? यूजफुल लाइफ हो गई। अब मान लो कि मैं एक और मशीन खरीदने जाता हूं, मैं पूछता हूं भाई साहब ये कितना चलेगी? बोला भाई साहब ये मैं ईयर्स में नहीं बता सकता हूं। मैंने कहा भाई साहब फिर ईयर्स में नहीं बताओगे तो कैसे बताओगे? बोला हम इसको बता सकते हैं कि इसमें से कितने यूनिट्स बना सकते हो। मैंने कहा मतलब? बोला देखो 5 लाख की मशीन है, इसमें से आप 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, इसके बाद ये आपके काम की नहीं रह जाएगी। 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद मान के चलो कि ये बेकार हो जाएगी। तो इसकी लाइफ है 5 लाख यूनिट। तो एक यूजफुल लाइफ यूनिट्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है और ईयर्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा है, द पीरियड ओवर विच अ डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज और the number of production or similar units expected to be obtained from the use of this asset। समझ में आया? कितने समय तक चल सकती है या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये दोनों यूजफुल लाइफ की ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन करें। हर एक डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, लिखने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, अब ये कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, मगर ये फिर से क्यों आ गया? ये फिर से इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड हमने डिस्कस नहीं किया था, जो कि 3rd, 5th और 6th पॉइंट में लिखा हुआ है, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है? ऑब्सोलेसेंस का मतलब है किसी चीज का चलन से बाहर हो जाने के कारण जो डेप्रिसिएशन होता है। ऑब्सोलेसेंस मतलब चलन से बाहर। आप देखो, हमने जो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन लिखे हैं, इसमें तो भाई यूज के कारण हो रहा है, समय बीतने के कारण हो रहा है, एक्सीडेंट के कारण हो रहा है, मगर ये जो तीनों हैं, ये नए इन्वेंशन और नए इनोवेशन के कारण क्या हो गया? पुराने प्रोडक्ट्स चलन से बाहर हो गए। लीगल रेस्ट्रिक्शन के कारण पुराने प्रोडक्ट्स, पुराने फिक्स एसेट हैं, वो चलन से बाहर हो गए। मार्केट डिमांड ही बदल गई, उस कारण से भी चीजें चलन से बाहर हो गई, है ना, मशीनरी चलन से बाहर हो गई। तो ये चलन से बाहर, इसको हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस, है ना। मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूं आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ फैशन, है ना, या फिर आउट ऑफ फैशन भी नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं है, आउट ऑफ मार्केट है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लाइक लीगल रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो चलन से बाहर हो जाती हैं कुछ चीजें समय के साथ, उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं एक नया टर्म देखते हैं, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, वो है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किसको कहते हैं? देखो, एक चीज मैं और बता दूं आपको कि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, बराबर है, होता है ना, मगर कुछ एसेट्स पे माना जाता है कि डेप्रिसिएशन नहीं होता है, जैसे कि जमीन, लैंड। जमीन पे कहां डेप्रिसिएशन होता है बताओ मेरे को? बल्कि हमने तो यही देखा है कि जमीन की कीमत आमतौर पे बढ़ती जाती है। अगर जमीन पे डेप्रिसिएशन होता तो जमीन की कीमत तो सबसे कम होती, क्योंकि सबसे पुरानी चीज जो हम देख रहे हैं ह्यूमन से भी कई साल, लाखों साल पुरानी है, वो ये अर्थ है। ठीक है ना, मगर हम देख रहे हैं कि समय के साथ इसकी कीमत तो बढ़ी है ना। तो लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई आमतौर पे नहीं होता है। ठीक है ना, एक्सेप्शंस में हो सकता है, वो भी जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एक फैक्ट्री, एक केमिकल फैक्ट्री है, और केमिकल फैक्ट्री जहां पे है वहां की जो जमीन है वो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है कि उस पर कभी खेती नहीं हो सकती है ना, उस कारण से उसकी कीमत कम हो जाती है। मगर वो एक्सेप्शन, हम एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि कौन सा एक ऐसा एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो वो है लैंड। क्लियर है?
अब हम आए हैं अमोर्टाइजेशन पे। तो व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? तो जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनका जो डेप्रिसिएशन होता है, इनटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। इनका जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं बोलो? अमोर्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ intangible assets, goodwill, patent, copyright, trademark, this is called amortization। नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट। डेप्लीशन, अभी डेप्लीशन किसको कहते हैं? तो देखो कुछ अलग प्रकार के एसेट्स होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोयले की खदान या तेल का कुआं, ठीक है ना? इनका जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम डेप्लीशन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डेप्रिसिएशन है ना, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्लीशन। देखो क्या लिखा है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यूज्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, क्वेरीज, माइंस, ऑयल वेल्स, है ना? नेचुरल रिसोर्सेज को और क्या कहा जाता है? वेस्टिंग एसेट्स भी कहा जाता है और वॉशिंग एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। भले ही छोटे पॉइंट्स हैं मगर मैं डिस्कस डिटेल में कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए, अब अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन करने के, ठीक है, और उसमें से एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। हम इसे इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मगर मेरा कहना यह है कि अभी तक आज जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक बार खुद से बहुत अच्छे से रिवाइज करें और उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूं। बाय बाय।